आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ मई। और ये जो फर्स्ट वीक ऑफ मई का जो करंट अफेयर्स होने वाला है वो 1 से 7 मई तक होने वाला है। पहला हम चलते हैं नेशनल न्यूज़ पे। नेशनल न्यूज़ मिलेगा आपको सीडेक ने डेवलप किया एक तरह का थर्मल कैमरा। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि सीडेक है क्या। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग का मतलब हुआ सीडेक, और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इन्होंने एक थर्मल कैमरा बिल्ड किया है और इस थर्मल कैमरा को ट्रांसफर किया है टू सीपी प्लस कंपनी के पास। अब आपने सीपी प्लस कंपनी के बारे में सुना ही होगा। ये जो सिक्योरिटी कैमरास बनाती है ना, ये बहुत फेमस कंपनी है। तो इनको जो है थर्मल स्मार्ट कैमरा जो है ट्रांसफर किया गया है। तो ये थर्मल स्मार्ट कैमरा का काम क्या रहेगा, इसके पास इनबिल्ड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस कर सकता है। और इसकी जो टारगेटेड एप्लीकेशंस है वो है स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री, डिफेंस, हेल्थ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कि थर्मल कैमरा किसने डेवलप किया है, सीडेक ने डेवलप किया है। किसके पास ट्रांसफर किया है, सीपी प्लस के पास ट्रांसफर किया है। और ये सीडेक का जो कैमरा है, जो थर्मल कैमरा है, इसमें क्या फैसिलिटी रहेगी, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस कर सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ फिको की तरफ से आ रहा है। फिको का मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इन्होंने जो है अप्रूव कर दिया है दो तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर्स को। कौन कौन से, एक है जिंक, दूसरा है कॉपर। ये जिंक और कॉपर क्या करते हैं, जो भी डेफिशिएंसी होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में उसको जो है बूस्ट करने का काम करता है ये जिंक और कॉपर। जैसे कि जिंक क्या करेगा, जिंक जो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, और कॉपर करता है क्लोरोफिल और फिर जो सीड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट न्यूज़ बैंकिंग न्यूज़ में चलते हैं। बैंकिंग न्यूज़ में मिलेगा कि आरबीआई ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो रख दिया है जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 6% में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसको रखा गया 2% पे, और कॉर्पोरेट बॉन्ड को रखा गया 15% की लिमिट पे। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ गवर्नमेंट, एसबीआई कार्ड और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुई है जो कि ओटीपी फ्रॉड रोकने का काम करेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिन्होंने हाथ मिला है एसबीआई कार्ड के साथ और सेलेक्टेड टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ। और ये जो है जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स, ओटीपी फ्रॉड्स होता है उसको रोकने का काम करेगा। तो ये काम कैसे करेगा, हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। अंदर दिस इनिशिएटिव बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ट्रैक करेगा जीपीएस लोकेशन, जिसको जियो लोकेशन ट्रैकिंग सॉल्यूशन में बोला गया है, और ये करेगा बाय पार्टनर विद द बैंक। और ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है और जहाँ पे ये डिलीवरी हुई है ओटीपी की वो चीज़। तो हम ये समझते हैं कि ये होगा कैसे। अब मान लीजिए कि आप जो लोकेशन में रह रहे हो वो दिल्ली में रह रहे हो, और आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो दिल्ली है, लेकिन जो ओटीपी डिलीवरी हुई है वो स्कैमर के पास हुई है, और स्कैमर की जो लोकेशन है वो कोलकाता है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इनको जो है डेटा मिल जाएगा कि जो ओटीपी सेंड हुआ है वो कोलकाता में हुआ है, और वो डेटा जो है टेलीकॉम ऑपरेटर देगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विसेज एंड पेंशन के अंतर्गत जो ये मिनिस्ट्री आती है, जो डिपार्टमेंट आता है, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बनाया है। मतलब कि क्या हुआ, एक तो इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल पहले ही बन चुका है, इसमें जो है बैंक ऑफ इंडिया अब ऐड हुआ है। इसमें ऑलरेडी 5 बैंक जो है टोटल ऐड हो चुके हैं। उसमें से मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि अभी ऐड हुआ है, तो इससे पहले 4 बैंक और ऐड हुए हैं, वो भी पीएसबी, याद रखना पीएसबी बैंक एड्स में। तो वो कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक है। और ये जो ज्वाइन हुए हैं वित्त विषय पोर्टल के साथ। तो आपको ये 5 बैंक का नाम याद रखना है, और ये इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है वो याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने लॉन्च किया। नेक्स्ट में चलते हैं, एसबीआई ने पार्टनर किया है एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ। एचसीएल सॉफ्टवेयर में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया इन्होंने यूनिका। तो यूनिका के साथ एसबीआई ने पार्टनर किया है, और ये 5 साल का एग्रीमेंट होने वाला है। और ये क्या करेगा, डिजिटिफाई करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है उसको डिजिटिफाई करने का काम करेगा ये एचसीएल का यूनिका प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट में चलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोला जा रहा है कि 27% का ग्रोथ है ईयर इन ईयर। तो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 तक जो क्रेडिट कार्ड जो स्पेंडिंग हुई है एज पर द आरबीआई डेटा, तो आपको मिलेगा कि 18.26 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है, जो कि पिछले बार से 27% ज़्यादा है। मतलब कि पिछली बार कितना हुआ था, पिछली बार हुआ था 14 ट्रिलियन, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में हुआ था 14 ट्रिलियन हुआ था। और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इधर जो है 18.26 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है, और इसी को बुलाया रहा है जो 27% ग्रोथ। और ये 2024 में ही जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें टॉप 4 जो कार्ड इशूअर है वो आप नाम याद रख लो, वो है एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक। ये 4 बैंक के नाम याद रखो। ये 4 बैंक के अलावा भी कुछ और भी बैंक्स हैं जो कि मैंने आपको डेली न्यूज़ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं कि आरबीआई ने 2 सर्वे लॉन्च किया है। अब ये 2 सर्वे लॉन्च किया गया है जो अभी फर्स्ट
मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, उसके बाद अब जब सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी आएगी वो जून 5 से लेकर 7 तक आएगी, जो 2024 का होने वाला है। और ये सेकंड मॉनेटरी पॉलिसीज में कैसे रेपो रेट को चेंज किया जाए और कैसे इन्फ्लेशन रेट को सेम रखना है कि नहीं, इसकी डिसीजन करने के लिए ये दो जो है सर्वे कंडक्ट कराया गया है। पहला सर्वे का नाम है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड और दूसरा सर्वे का नाम है कंज्यूमर कॉन्फिडेंशियल सर्वे। ठीक है, मैं आपको इधर जो भी न्यूज़ बता रहा हूँ ना वो थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, डीप में लेके नहीं जा रहा, क्योंकि डीप में मैं ऑलरेडी डेली में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में एफआई ने सिक्योर किया है एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम दी आरबीआई। अब एनबीएफसी लाइसेंस जो है एफआई को मिला है। एफआई क्या है? एक तरह का नियो बैंक है। नियो बैंक का मतलब क्या है? जिसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, डिजिटली काम करता है, और इनको जो है एक तरह का एनबीएफसी लाइसेंस मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है यस बैंक ने पार्टनर किया है विथ ANQ फाइनेंस के साथ दो तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। एक क्रेडिट कार्ड है पाई, दूसरा क्रेडिट कार्ड का फाई। जो पाई क्रेडिट कार्ड होगा ना, ये सिर्फ डिजिटल ओनली क्रेडिट कार्ड होगा, मतलब ये डिजिटली अवेलेबल होगा, फिजिकली नहीं। और ये जो है यूज़ किया जाएगा फॉर द यूके ट्रांजेक्शन। और जैसे कि मैं इसको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा अभी ऐड देख रहे होंगे ना कि रुपये से भी, रुपये क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई यूज़ कर सकता है, तो वैसे ही कुछ जो येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है इससे भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए ये निकाला गया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्या रहेगा, ये डिजिटल ओनली कार्ड रहेगा और ये जो है पाई कार्ड है। नेक्स्ट चलते हैं फाई कार्ड। फाई कार्ड क्या रहेगा? ये तरह का फिजिकल कार्ड है और ये दोनों के लिए काम कर सकता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही है, लेकिन इसमें बस ये पॉइंट है कि येस बैंक और ANQ जो है एक साथ पार्टनर कर रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं NIPL। NIPL क्या है? हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एक तरह का ओवरसीज जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो एक आर्म है, तो उसको बोला जाता है NIPL। इन्होंने पार्टनर किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। जो बैंक ऑफ नामीबिया है ना, ये एक तरह का सेंट्रल बैंक ऑफ नामीबिया है। जैसे कि हमारे इधर RBI है ना, वैसे ही समझ लो कि जो बैंक ऑफ नामीबिया है वो RBI है नामिबिया का। ठीक है, और इन्होंने किसके साथ पार्टनर किया? मैंने पता है कि NIPL। NIPL क्या है? एक तरह का ओवरसीज, मतलब कि फॉरेन जो इंटरनेशनल पेमेंट संभालने का काम करता है NPCI का, वो है। और इन दोनों ने पार्टनर करके क्या कर रहे हैं? एक तरह का UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं नामीबिया में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि सेबी ने कुछ म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस लाए हैं जो कि रोक सकते हैं जो भी फ्रॉड प्रैक्टिस होते हैं उसको। तो ये कैसे करेंगी? बाय जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है AMCs के ऊपर। AMCs क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती क्या है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनीज होती है जो कि म्यूचुअल फंड बेच सकती है। ऐसा नहीं कोई भी कंपनी उठ के जो है म्यूचुअल फंड बेचना चालू कर दे, तो उसके लिए आप पहले तो रजिस्ट्री लेनी पड़ती है सेबी की तरफ से। तो वो रजिस्ट्री वाली जो कंपनीज होती है उनको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और यही जो म्यूचुअल फंड बेच सकती है। तो इनके पास जो पहले जो रेगुलेशंस थी उसको चेंज कर दिया गया है, और नया रेगुलेशंस के अंदर ये बोला गया है जो भी ये फ्रॉड प्रैक्टिस होती है, जैसे कि फ्रंट रनिंग और फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, इसको रोकने का काम करेगा। मैंने इसको बहुत अच्छे समझाया है फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है डेली वाले वीडियोस में, अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं कि सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको रजिस्टर करने के लिए अंडर द एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन इंडिया। तो अब हम ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करती क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उसमें, और इनका स्पेसिफिक रिसर्च टीम होता है, और ये जो है इन्वेस्टमेंट संभालती है जो कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो 25 लाख से अगर ऊपर का जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हो ना, तो वो संभालने का काम जो है करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और इनको जो है अंडर लाने के लिए बात कर रहा है APMI के अंदर, कि जो भी एग्जिस्टिंग PMS है तो उनको जो है रजिस्टर करना अनिवार्य रख दिया है 1 जनवरी 2025 तक। और इसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जो है 1 जुलाई 2024 तक बता दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यूज़ जो है ना फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान देख लो। और ये जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 1 जुलाई 2024 में मैं इसी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और आपको वेरियस न्यूज़ चैनल में भी या वेरियस करंट अफेयर्स PDF में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस। इकोनॉमी एंड बिजनेस से न्यूज़ आ रहा है कि NHPC, मतलब कि फॉर्मली जिसको बोला जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया है नॉर्वे बेस्ड ओशन सन AS के साथ। और ये क्या करेगी? एक तरह का फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी बनाएगी ओशन में। जैसे कि आप इसका इमेज के थ्रू भी आप पूरा समझ सकते हो। ये क्या करेगा? पूरा आसपास ओशन रहेगा, उधर से एक तरह का सोलर पैनल बिल्ड किया जाएगा। जैसे कि नॉर्वे के आसपास जो भी सी वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, और नॉर्वे एक छोटी कंट्री है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा नॉर्वे के कंट्री के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है बाय NHPC। नेक्स्ट में चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ आ रहा है कि 26 एनर्जी कांग्रेस हुआ था इस बार। कहाँ पे हुआ था? इसमें ध्यान देना, ये हुआ था नेदरलैंड में। और इसकी जो थीम थी इस बार
रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसमें एक पैनल था, इसमें बहुत सारे पैनल्स थे, ठीक है। उसमें से एक पैनल हमें एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो है द न्यू इंटरडिपेंडेंस ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी क्लाइमेट रिजिलेंस। और इसको जो चेयर कर रहे थे वो प्रदीप कुमार दास जी कर रहे थे। और ये जो है वो CMD है ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की। और अभी जैसे कि 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस था 2024 में, तो हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में कौन सा समिट हुआ था और 2026 में कौन सा होने वाला है, बिकॉज ये 2 साल के बाद एक बार होता है। तो 2022 में हुआ था वो रशिया में हुआ था, और ये 25th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस था। और अभी जो नेक्स्ट 2026 में होगा वो रियाद सऊदी अरेबिया में होगा, और ये जो है 27 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज लगता है कि दुबई ने ब्रेक कर दिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। और ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ से देख सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ो, बाकी जरूरत नहीं है। दुबई में सबसे ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग भी है, और ये लोग टारगेट कर रहे हैं सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भी बनाने का। नेक्स्ट में चलते हैं कि MUC न्यूज़। मैंने MUC न्यूज़ जो भी है मैंने इस तरह से रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस डिज़ाइन में बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको समझने में हेल्प हो। तो पहला समझते हैं कि पहला जो है MU किसके बीच में साइन किया गया है। पहला MU साइन किया गया है कैक ऑफ इंडिया जो कि GC मुर्मू है, और ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल के बीच में जो कि तोयाम राया है। तो ये दोनों कंट्री जो है इंडिया और नेपाल MU साइन करके। इसमें चलता है शेयरिंग नॉलेज इन क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसमें जो 2 ऑर्गेनाइजेशन भाग ले रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। और ये क्या करेंगे, एक तरह का नॉलेज सपोर्ट देगी इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। नेक्स्ट MU में चलते हैं। नेक्स्ट MU में कवच को जो है ग्लोबली लेके जाने की बात कर रहा है। इसमें जो पार्टनर है वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक तरह का मीनत का PSU है। इन्होंने जो है पार्टनर किया है मोहाली बेस्ड क्वाड्रेंट फ्यूचर ट्रक लिमिटेड के साथ। और ये जो है जैसे आप सबको पता होगा कि कवच में क्या होता है कि एक ही रेलवे ट्रैक में अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो ट्रेन जो है खुद ही खुद रुक जाए, ऐसा कुछ कवच का प्लान है। तो इसी को इम्प्लीमेंट इंडिया और इंडिया के बाहर भी करने के लिए रेलटेल ने पार्टनर किया विद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया पोस्ट ने पार्टनर किया है विद FCIF, और ये जो है क्या करेगा, डिलीवरी जो भी सर्विस है उसको एनहेंस करने का काम करेंगे। अपॉइंटमेंट इन न्यूज़ में चलते हैं। अपॉइंटमेंट न्यूज़ मैंने अपने ऐसे बना दिया इसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। पहला आता है अपॉइंटमेंट इन न्यूज़ अतुना चट्टोपाध्याय, जो कि HDFC के पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिए गए 3 साल के लिए। तो इससे पहले कौन पार्ट टाइम CM थे, जो इससे पहले पार्ट टाइम चेयरमैन जो थे वो थे ये खुद, और ये 2021 से पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए जा रहे हैं HDFC के कंटिन्यूसली। दूसरी जो न्यूज़ है वो है संजीव नौटियाल जी, इनको जो है MD एंड CEO बना दिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। और इससे पहले फिर कौन था, हमें ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना। तो ये जो थे वो थे अतीरा दावी, और ये जो थे सिंस जनवरी 2023 से थे। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मलिका नादा। मलिका नादा को एज अ स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरपर्सन बनाया गया, और ये जो बनाया गया 3 साल के लिए बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आचार्य जी, SS आचार्य जी को एज अ CMD बनाया गया है नेशनल स्मॉल इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक तरह का मेहनत कैटेगरी 2 है, PSU होने वाला है। और ये जो है रिप्लेस करेंगे विपुल गोयल को। विपुल गोयल जो है अभी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME के मेंबर है, और ये जो है पहले जुलाई 2023 से सर्व कर रहे थे, और इनको जो रिप्लेस कर दिया गया है बाय आचार्य जी। नेक्स्ट न्यूज़ चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है वाइस एडमिरल कृष्णा सुब्रमण्यम जी। कृष्णा सुब्रमण्यम को एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना दिया गया। तो इससे पहले कौन वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, वो थे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो दिनेश के त्रिपाठी जो है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से उतर के वो चले गए हैं चार्ज लेने के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का। तो इसमें से आपको 2 न्यूज़ मिल जाता है कि पहला कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, कृष्णा सुब्रमण्यम जी है, और जो दूसरा कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, अभी बने हैं अप्रैल के महीने में ही, दिनेश के त्रिपाठी जी। नेक्स्ट में चलते हैं SK मिश्रा। SK मिश्रा जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड भी है, उनको जो प्रेसिडेंट संभालने के लिए दे दी गई है बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 4 साल के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमोलो आइलैंड के लिए बनाया गया है, जो कि है मानीले। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स पहले थे, उनको जो है अब एज अ डिप्यूटी PM नियुक्त कर दिया गया है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर कौन थे पहले, मोहम्मद दार। तो ये नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं कि स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम जो थे मिनिस्टर, इनको बनाया गया है, इनका नाम है मूसा यूसुफ। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है बनवाल की तरफ से, इनको जो है डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिव्यू बना दिया है फॉर 5 years। और उसके बाद ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा इला को एज अ CEO बनाया गया है भारत बायोटेक का, और इनको जो है 2 साल के लिए सेट किया गया है।
इससे पहले कौन थे वो भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है आदर पूनावाला जी थे, और इन्होंने जो सर्व किया था 2019 से मार्च 2024 तक। और आपने डेफिनेटली इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा कोविड के टाइम पे, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपने पहली बार इनका नाम सुना होगा, तो आपको ये नाम भी ना ध्यान रखना है कि आदर पूनावाला, और इसके साथ कृष्णा इलाजी। आदर पूनावाला पहले थे भारत बायोटेक के CEO, और इनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है बाय कृष्णा इलाजी। नेक्स्ट अवार्ड न्यूज़ में चलते हैं। अवार्ड न्यूज़ में मिलेगा कि पहला न्यूज़ मिल रहा है ग्लोबल मीडिया अवार्ड, और ये दिया गया है साना को। साना क्या है? एक तरह का AI पावर्ड न्यूज़ एंकर है, जिसको डेवलप किया गया है बाय इंडिया टुडे ग्रुप के थ्रू। इसको जो साना AI है, इसको जो है बेस्ट यूज ऑफ AI भी मिला है इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में चलता है, नेक्स्ट अवार्ड में चलता है। नेक्स्ट अवार्ड आता है प्रेस्टिजियस गोल्ड माइन एनवायरनमेंट प्राइज 2024। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको एज अ ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है। ये दिया गया है इस बार आलोक शुक्ला जी को। नेक्स्ट न्यूज़ है 9th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज, ये दिया गया है टू भवानी मेहता जी, और ये जो बुक का नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द बुक ब्यूटीफुल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं कि वेस्ली गोल्ड अवार्ड 2024, ये किसको दिया गया? ये अवार्ड जो है एज अ ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। इसके से एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्या था हमारा? पहला था हमारा ग्रीन नोबल प्राइज। तो ये ग्रीन नोबल प्राइज होने की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ये ग्रीन ऑस्कर होने की वजह से एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसको दिया गया है? ये इस बार दिया गया है आसाम के वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन को। और बाकी आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हो। ये जो अवार्ड दिया गया है वो लंदन में दिया गया है। साइंस एंड टेक का न्यूज़ देखते हैं। साइंस एंड टेक में इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग डमी बुलेट यूनिट बनाया गया बाय IIT गुवाहाटी। और ये डमी बुलेट क्या करेगा? ये एक तरह का 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया डमी बुलेट, और ये हेल्प करेगा अवेयरनेस और इंगेजमेंट लाने में, और बताने में लोगों को कि कैसे यूज़ करते हैं वोटिंग में बुलेट यूनिट को। तो ये जो भी 18+ जो लोग नए नए वोटिंग दे रहे हैं उनको हेल्प करेगा, और जो सीनियर सिटीजन है जिनको समझ नहीं आता या कुछ डाउट होता है उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं कि जर्मनी की कंपनी है हाई इम्पल्स, इन्होंने लॉन्च किया है कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट। और कैंडल वैक्स पावर रॉकेट क्या होने वाला है? ये एक तरह का फ्यूल यूज़ करने वाला है कैंडल वैक्स का, और ये मिक्स करेंगे विथ लिक्विड ऑक्सीजन। और ये जो रॉकेट का नाम रखा गया है, ये रखा गया है SR-75, और ये जो है पहला कमर्शियल कैरिंग रॉकेट है, जिसकी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं कि चाइना ने रिलीज किया है Chang'e-6, और ये वर्ल्ड का पहला मिसाइल मिशन होने वाला है चाइना की तरफ से, या इवन वर्ल्ड का पहला मिशन होने वाला है, जिसमें जो चाइना का लूनर प्रोब है ये पहले तो मून में जाएगा, मून में जाके जो भी सैंपल है वो कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके वापस से अर्थ में वापस आएगा। तो ये जो कलेक्ट करने वाला जगह है इसका नाम है ओपोलो बेसन, और ओपोलो बेसन जो है साउथ पोल का ही एक लोकेशन है। ये साउथ पोल को अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो चंद्रयान 3 का जो मिशन था ना वही साउथ पोल में ही था। ओपोलो बेसन से भी खतरनाक जगह में था, मतलब पूरा का पूरा साउथ पोल में था मून के। तो वो उतना खतरनाक नहीं कर रहे चाइना वाले, पर ठीक है, साउथ पोल में चंद्रयान 3 भी गया था, लेकिन चंद्रयान 3 का मिशन ये नहीं था कि रिटर्न वापस आना है। तो इसमें जो आपको 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं ना, ऑर्बिटर है, लैंडर है, एसेंडर है और रिटर्नर है। तो जो चंद्रयान 3 था ना उसमें रिटर्नर नहीं था, लेकिन जो चाइना ने जो अभी ये निकाला है Chang'e-6, इन्होंने जो रिटर्नर ये भी ऐड कर दिया है। और इसी जो रॉकेट है इसमें एक रॉकेट में एक मिनी सेट भी लॉन्च किया गया है जो कि पाकिस्तान की तरफ से आता है, जिसका नाम है IQ कुमर। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तान का एक सैटेलाइट भी जो है इस रॉकेट के थ्रू भेजा जा रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं डिफेंस से न्यूज़। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन नेवी ने इंडस्ट कर दिया है रैम्पेज मिसाइल को। तो ये रैम्पेज मिसाइल क्या होने वाला है? सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, और इसको डेवलप किया गया है भाई इसराइल इंडियन एयरफोर्स। और इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना, हाई स्पीड लो ट्रैक मार्क 2 इसका नाम है। और इसका जो रेंज होने वाला है वो 250 किलोमीटर का रेंज होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है कि DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया स्मार्ट सिस्टम। पहले तो हमें स्मार्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्मार्ट है अ लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टर्पीडो। अब हम ये समझते हैं कि पहले टर्पीडो क्या होता है। टर्पीडो जो नाम रखा गया ना इसमें, वो आपने एक फिश देखा होगा जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देता है, उसके ऊपर रखा गया है, पर वो कुछ लिंक नहीं है ये टॉर्पीडो के साथ जो मिलिट्री में जो यूज़ किया जा रहा है। ये टॉर्पीडो जो है मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करके रखा हुआ डेली में। ये क्या काम करता है कि इसकी जो रेंज होती है ना वो बहुत कम होती है। ये सबमरीन पे या तो जो शिप होती है उसमें अटैक करने के लिए काम करता है, और ये टॉर्पीडो दोनों जगह काम कर सकता है, अबव दी सी और बिलो दी सी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो टॉर्पीडो की रेंज होती है वो सिर्फ 20 किलोमीटर की होती है। अगर 20 किलोमीटर आगे अगर किसी भी एनिमी के ऊपर अटैक करना है तो टॉर्पीडो यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो वही यूज़ करवाने के लिए ये स्मार्ट सिस्टम यूज़ किया गया है, क्योंकि जो स्मार्ट सिस्टम है इसकी जो रेंज है वो 643 किलोमीटर है। तो 643 + 20 किलोमीटर इतना दूर तक अब जाके इंडिया जो है इस टॉर्पीडो को भेज सकती है। और ये टॉर्पीडो जो है ये जो है एक्सप्लोसिव वॉरहेड उठा सकती है 50 किलो तक। और इवन ये जो है पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम भी है। जो भी ये एक्सप्लोसिव वॉरहेड है इसको जो है पैराशूट के थ्रू भी भेजा जा सकता है टॉर्पीडो के थ्रू। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, इंडिया ने पहली बार डिफेंस ग्रेड बॉम्बर ड्रोन अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाया है। और ये जो अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है इसका नाम है FWD-200B और इसको जो डेवलप किया जा रहा है बाय बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग विच डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 100 किलो की होने वाली है। और इसको क्लासीफाई किया गया है एज अ मेल अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। तो ये मेल का फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रख लो, मीडियम ऑल्टीट्यूड हाई एंडोरेंस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स इन न्यूज़। स्पोर्ट्स इन न्यूज़ भी टेबल फॉर्म में सब कुछ मिलेगा आपको, तो स्पोर्ट्स इन न्यूज़ भी टेबल फॉर्म में बना दिया मैंने कि 21st U20 एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2024 का ये जो जीता गया है बाय हर्षित कुमार। और ये जो है हैमर थ्रो इवेंट के लिए जीता गया है। और ये इवेंट जो हुआ था वो यूएई में हुआ था। अगर किसी को भी हैमर थ्रो इवेंट नहीं पता तो मैं बता जाऊंगा कि आपने कभी एक बॉल देखा होगा कि बॉल को घुमाना होता है, रस्सी से बांधना होता है बॉल को, और बॉल को जो कस के घुमा के उसको बाहर फेंकना होता है। तो वो उसी इवेंट को बोला जाता है हैमर थ्रो इवेंट। नेक्स्ट में चलते हैं कि 18 आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेट 1 ये इस बार कहाँ पे हुआ है? ये इस बार चाइना सिंघाई में हुआ है। और ये जो इंडिया है इसमें टॉप रैंक में आई है 8 मेडल जीत के। और इंडिया अगर टॉप रैंक में है तो सेकंड में कौन आई है? एग्जाम पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इंडिया रखो कि टॉप रैंक में इंडिया है। और इंडिया को जो है 8 गोल्ड मिले हैं, बाकी जो सिल्वर ब्रॉन्ज लिखा है इसको आप भूल जाओ। इंडिया को सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं। और इसके बाद जो बाकी स्टेट, ये तो स्टेट 1 हुआ, इसके बाद स्टेट 2 स्टेट 3 और उसका फाइनल भी होगा। तो आप नीचे यहाँ पे स्टेट 2 को भी पढ़ सकते हो कि मई 2024 में कहाँ पे होने वाला है, और स्टेट 3 और फाइनल भी आप नीचे जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं कि ग्रैंड मास्टर ब्रदर एंड सिस्टर ड्यू पहली बार बनाया गया है। और इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट आता है। ये 2 पर्सन के नाम आपको याद रखना है। पहली फीमेल है जो कि है वैशाली रमेश बाबू, और दूसरा उसका उन्हीं का भाई जो कि है रमेश बाबू प्रज्ञानाथन। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर, पहला ग्रैंड मास्टर बने हैं इन दी वर्ल्ड जो कि ब्रदर एंड सिस्टर ड्यू है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इधर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर इंडिया की तरफ से बनते हुए जा रहे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा है बहुत यंग है, वो बहुत एक अच्छी बात है। नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की लोकेशन जो है डिसाइड कर ली है ये 2025 के लिए। तो ये लोकेशन कहाँ पे होने वाली है? गुवाहाटी असम में होने वाली है। ये जो डिसीजन ली गई है कि ये गुवाहाटी असम में होगी, वो ली गई है बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको BWF भी कहा जाता है। इससे पहले इंडिया में 2008 में ऐसा कुछ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ था, और ये जो है पुणे महाराष्ट्र में हुआ गया था। ये जो भी न्यूज़ था वीकली मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने ट्राई किया कि जितना जल्दी और जितना क्रिस्प फॉर्म में आपको मैं बता सकूं वो मैं बता पाऊँ, बिकॉज एग्जाम में जो है हमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आप बड़े बड़े PDF उठाओगे फिर वो पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने में तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, मैं उधर आपको जो भी ये PDF है वो शेयर कर दूंगा। और इवन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी जो मंथली PDF है वो शेयर कर दिया गया। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।